रात के अंधेरे में जब कोई आवाज आपको नाम से पुकारे और आप जानते हो कि उस वक्त घर में आपके अलावा कोई जिंदा नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी मुलाकात उस दुनिया से होने वाली है जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक साया है। एक ऐसा साया जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। खौफनाक कहानियों की इस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप सब यहाँ एक वजह से आए हो, डर की उस सिहरन को महसूस करने, उन कहानियों को सुनने जो रूह कांपा देती हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद आप रात में अकेले में सोचोगे कि कहीं आपके घर के सामने वाला वीरान मकान भी तो खाली नहीं है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ लगा लीजिए। और हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी सच में बहुत डरावनी है। ये कहानी है कराची के मलीर इलाके की, और इसे हम तक पहुंचाया है अरफान नाम के एक शख्स ने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रातों को हमारे साथ बांटा है। अरफान साहब बताते हैं कि ये बात है करीब 18-19 साल पुरानी। उन दिनों उनकी पूरी फैमिली कराची में रहने का नया नया इंतजाम कर रही थी। मलीर इलाके में उन्होंने एक मकान किराए पर लिया। अब वो मकान ऐसा था कि गली के बिल्कुल आखिरी सिरे पर बना था। गली का कोना और उस कोने पर उनका घर। मगर इस घर के ठीक सामने गली की दूसरी तरफ एक और मकान था, और वो मकान बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा था। अरफान कहते हैं कि जिस दिन वो पहली बार इस नए घर में आए, उसी दिन उनकी नज़र उस सामने वाले मकान पर पड़ गई, और उसे देखते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई चीज़ वहाँ गलत हो। वो मकान बहुत पुराना था, उसकी दीवारें नीची थीं, कच्ची सी लगती थीं। सामने एक कार पोर्च बना था, जहाँ एक टूटा हुआ साइकिल पड़ा था, बरसों से जंग खाता हुआ। उसके बगल में एक कचरा कुंडी थी, जहाँ इलाके का कूड़ा इकट्ठा होता था। मगर सबसे अजीब चीज थी उसका दरवाजा। वो दरवाजा ऐसा लगता था जैसे जमीन में धंस गया हो, आधा ऊपर आधा नीचे। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा था, जंग खाया हुआ, मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। रात को जब गली की स्ट्रीट लाइट जलती तो उस घर का मंजर और भी डरावना हो जाता। उसकी परछाइयां लंबी होकर दीवारों पर फैलती, और हवा के झोंके से उस टूटे हुए साइकिल का पहिया कभी कभी धीमी आवाज करता। अरफान सोचते थे शायद कोई मामूली सा वीरान मकान है, किसी ने छोड़ दिया, अब ऐसे ही पड़ा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मकान उनकी जिंदगी की सबसे बुरी कहानी की शुरुआत था। शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अरफान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को अक्सर नींद खुल जाती और फिर कानों में आवाजें आने लगती। बच्चों के खेलने की आवाजें, उनकी हंसी, जैसे गली में कोई मासूम बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हों। मगर ये आवाजें आती थीं रात के 3 बजे। 3 बजे आधी रात के, जब पूरी गली सन्नाटे में डूबी होती। और ये आवाजें इतनी साफ, इतनी पास से आती, जैसे बिल्कुल उनके घर के दरवाजे के बाहर बच्चे दौड़ रहे हों। अरफान को बहुत अजब लगता। वो सोचते कि भला इतनी रात को बच्चे कहाँ से आए, और गली के इस आखिरी सिरे पर तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि सामने वो वीरान मकान था जिसे देखकर लोग दूर से ही मुड़ जाते थे। एक रात ये सिलसिला बढ़ गया। अरफान अपने कमरे में ऊपर वाली मंजिल पर लेटे हुए थे। उनका घर 2 मंजिला था, और वो ऊपर वाले हिस्से में सोते थे। रात करीब 2:30-3 बजे होंगे। अचानक उनकी नींद खुल गई। आवाजें बहुत तेज थीं, बच्चों की हंसी, उनकी चीखें, जैसे कोई खेल में जीत गया हो। और फिर कुछ पत्थर उनके दरवाजे पर पड़े, जैसे कोई बच्चा शरारत से कंकड़ फेंक रहा हो। अरफान ने घड़ी देखी। रात के 2:45 हो रहे थे। वो उठे, मन में तय किया कि देखें तो सही, आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो धीरे से बिस्तर से उठे और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर छत पर निकल गए। ऊपर की छत से पूरी गली दिखती थी। वो दीवार से झांक कर नीचे देखने लगे। गली बिल्कुल सूनी थी, कोई बच्चा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। मगर अजीब बात यह थी कि जब तक वो कमरे से बाहर निकलकर छत पर पहुंचे, तब तक 1 सेकंड पहले तक बच्चों की हंसी आ रही थी, और अब कुछ नहीं। अरफान वहीं खड़े होकर गौर से गली को देखने लगे। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। तभी उनकी नजर सामने वाले वीरान मकान पर गई, और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने वाले उस बंद वीरान मकान के कारपोर्च में, जहां वो टूटा साइकिल खड़ा था और कचरा कुंडी थी, वहां कोई हिल रहा था। अरफान ने आंखें मली। शायद नींद में थे, शायद वहम। मगर नहीं, वहां कोई था। एक औरत, काले रंग के कपड़ों में, उसके सिर पर सफेद दुपट्टा था जो हल्की हवा में लहरा रहा था। वो औरत उस कारपोर्च में चक्कर लगा रही थी। पहले एक तरफ गई, फिर दूसरी तरफ।
जैसे कोई चीज ढूंढ रही हो, जैसे कोई भूली हुई चीज को याद करने की कोशिश कर रही हो। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधे उस जगह पर पड़ रही थी, इसलिए अरफान साफ देख सकते थे। वो औरत वहां थी, एकदम साफ। मगर फिर जो हुआ, वो किसी भी इंसानी समझ से बाहर था। वो धीरे धीरे उस कारपोर्च के बंद दरवाजे के पास गई और फिर गायब हो गई, बस एक झटके में, जैसे हवा में गायब हो गई। अरफान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, एक औरत जो वहां थी, एक पल में कहीं नहीं रही। वो वहां कैसे आई? वो कहाँ गई? दरवाजा तो बंद था, उस पर ताला लगा था। और इतनी रात को कोई भी उस वीरान मकान में क्या कर रहा था? अरफान वहीं स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर है, शायद कोई औरत जो कूड़ा कुंडी में कुछ ढूंढ रही थी। मगर वो गायब कैसे हो गई? कहाँ गई? अभी वो यही सब सोच रहे थे कि उनकी नज़र उसी मकान की ऊपरी मंजिल पर गई। और वहां एक और मंजर था जिसने उनकी रूह कांपा दी। उस वीरान मकान की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे की खिड़की थी। वो खिड़की बिल्कुल अरफान के घर की छत के सामने थी, क्योंकि दोनों मकान एक दूसरे के पैरेलल थे। अब उस खिड़की के अंदर एक रोशनी जल रही थी, हल्की पीली पीली रोशनी, जैसे कोई मोमबत्ती जली हो या कोई लालटेन। मगर वो मकान तो बरसों से बंद था, ना उसमें बिजली थी, न कोई। फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी? और फिर एक परछाई, कोई उस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। सिर्फ एक साया, अंधेरा, धुंधला सा। मगर वो साया वहां था, खिड़की के शीशे के पीछे, जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। अरफान को ऐसा लगा जैसे वो साया उन्हें देख रहा है, जैसे उसे पता चल गया कि अरफान उसे देख रहे हैं। उस साये ने अपना मुंह उनकी तरफ किया और फिर अरफान की रूह कांप गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। वो मुंह जैसे कोई मुर्दा हो, जैसे बरसों पुरानी कोई लाश जो अब भी खड़ी है और देख रही है। अरफान से वहां खड़ा नहीं रहा गया। उनके पैरों में ऐसी कमजोरी आई कि वो मुश्किल से नीचे की मंजिल तक भाग पाए। सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उनकी सांसें फूल रही थीं, दिल धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो मुंह, वो परछाई, वो खिड़की। जब वो नीचे पहुंचे जहां उनके अम्मी अब्बू सो रहे थे, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अम्मी ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को? अरफान ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, ऊपर नींद नहीं आ रही थी, सोचा नीचे आ जाऊं। वो झूठ बोल गए। वो अपने परिवार को डराना नहीं चाहते थे, मगर उस वक्त उनकी आवाज में कितना डर था, वो खुद महसूस कर रहे थे। और तभी ऊपर की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा पत्थर छत से नीचे गिरा हो। अम्मी ने पूछा, ये क्या आवाज थी? अरफान ने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी, सो जाओ। मगर वो जानते थे कोई बिल्ली नहीं थी, वो कुछ और था। अगली सुबह अरफान ने नाश्ता किया और अपनी फैक्ट्री चले गए। वो एक कंप्यूटर से जुड़े काम में लगे हुए थे, देर रात तक काम करते थे। करीब 11 बजे रात को जब वो घर लौटे, तो उनका दिल फिर धक धक करने लगा। उन्होंने अपनी बाइक गली में खड़ी की और घर का गेट खोलने लगे। तभी एक आवाज, एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अरफान। उन्होंने घूम कर देखा। गली में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी सीधे सामने वाले मकान के कारपोच पर पड़ रही थी। और वहां वो फिर थी, वही औरत, काले कपड़े, सफेद दुपट्टा। और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक खालीपन था, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति हो मगर उसमें जान हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल बिल्ली की तरह, अंधेरे में भी चमकती हुई। अरफान की चीख निकल गई। उन्होंने जल्दी जल्दी गेट खोला और अंदर भागे। अंदर जाकर उन्होंने अम्मी को सब कुछ बताया, छत वाला वाकया, औरत का गायब होना, खिड़की में साया और आज ये आवाज। अम्मी ने कहा, बेटा तुम बहुत थके हुए हो, शायद तुम्हें कोई वहम हो गया है, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ऐसा लगता है। मगर अरफान को यकीन था, उन्होंने देखा था। और वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि अगले 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात जब वो काम से लौटते, वही आवाज, वही परछाई, वही औरत, कभी कारपोर्च में, कभी साइकिल के पास, कभी कचरा कुंडी के बगल में। और हर बार वो उन्हें देखकर मुस्कुराती, एक अजीब, खौफनाक मुस्कान। चौथी रात। वो रात थी जब अरफान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रात को अपने कमरे में सो रहे थे। बाहर फिर बच्चों की आवाजें थीं, हंसी, खेल, शोर। मगर अब उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। अम्मी अब्बू भी परेशान रहते, मगर अरफान उन्हें बहला देते कि पुलिस में कंप्लेन कर दी है, अब नहीं आएंगे बच्चे। आधी रात गुजरी। अरफान को गहरी नींद आ चुकी थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अरफान की आंखें नहीं खुली, मगर उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में कोई और है। एक अजीब सी ठंडक, जैसे फ्रिज का दरवाजा खुला हो। फिर उनके पैरों पर किसी ने हाथ रखा।
बहुत छोटा हाथ, बच्चे का हाथ, ठंडा, बर्फ जैसा। अरफान की आंखें एकदम खुल गईं। उनके पैरों के पास बिस्तर के किनारे एक काला सा बच्चा बैठा था, छोटे कद का। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। वो अरफान को देख रहा था और हंस रहा था, एक अजीब, खोखली हंसी। अरफान की रूह कांप गई। उनके अंदर एक जानवर जैसी ताकत आई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस बच्चे को लात मारी। उनका पैर उससे टकराया, मगर ऐसा लगा जैसे रुई पर मारा हो। उसी पल वो बच्चा गायब हो गया, बस गायब। और फिर छत पर कोई बहुत भारी चीज गिरी, जैसे कोई बड़ा पत्थर छत से नीचे कूदा हो। अरफान चीखते हुए नीचे भागे। अम्मी अब्बू भी जाग गए। सबने पूछा क्या हुआ, मगर अरफान कुछ बोल न पाए। उनका गला रुंध गया था। उस रात के बाद से घर में कभी सुकून नहीं आया। वो जो काला बच्चा था, उसने अरफान पर अपना साया कर दिया। अब रातों रात घर में आवाजें जाती। कभी सीढ़ियों से कोई तेजी से भागता हुआ ऊपर जाता, कभी नीचे आता। कभी रसोई में बर्तनों की खनक, कभी दरवाजे के पास कोई खड़ा होकर सांस ले रहा होता है, जोर जोर से। जब भी अरफान उठते, कुछ नहीं होता, सब कुछ सामान्य। एक रात अरफान ने खिड़की से झांका। उन्होंने पर्दा हटाया और सामने बाहर बरामदे में वही दुबली पतली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अरफान पर थीं, जैसे वो जानती थी कि वो देखेगा, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अरफान ने पर्दा गिरा दिया। उनका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। और फिर बाहर से आवाज आई। एक औरत कुछ बड़बड़ा रही थी, कोई जबान, कोई ऐसी भाषा जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन वो आवाज उनके दिमाग में घुस रही थी। अगले दिन अरफान ने अम्मी को सब बताया। अम्मी भी डर गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी ताकि परिवार डरे नहीं। अरफान ने तय किया कि अब किसी से मदद लेनी होगी। वो इलाके के एक मौलवी साहब के पास गए। उनको सारी बात बताई, औरत का आना, काला बच्चा, आवाजें, पत्थर, सब कुछ। और ये भी बताया कि उन्होंने उस बच्चे को लात मारी थी। मौलवी साहब ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जिन्नात को अगर इंसान छेड़े या उन पर हाथ उठाए तो वो दुश्मन बन जाते हैं। वो तो वैसे भी गायब हो जाता। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे लात मारने की? मौलवी साहब ने कोई तावीज नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ मांगो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जिन्नात सिर्फ उस सामने वाले मकान में नहीं है, शायद वो तुम्हारे घर में भी आ चुके हैं। अरफान ने सोचा, चलो अब ये घर छोड़ दिया जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने आसपास मकान तलाशने शुरू किए, कई जगह देखी, कई मकान पसंद भी किए, मगर हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती। कभी मकान मालिक मना कर देता, कभी अरफान की फैमिली को मकान पसंद नहीं आता, कभी डील होते होते कैंसिल हो जाती। ये सिलसिला 7-8 महीने चला। 7-8 महीने तक वो उसी घर में कैद रहे, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो उन्हें बाहर निकलने से रोक रही हो। और इस दौरान जिन्नात का कहर बढ़ता ही गया। रात को कोई सो नहीं पाता था। बच्चों की आवाजें, औरत का रोना, दीवारों पर खरोंच, छत पर पत्थर गिरना। कई बार तो अरफान ने देखा कि घर का सामान अपनी जगह से हिल गया है, जैसे किसी ने उसे उठाकर रख दिया हो। 2-3 बार वो दूसरे मौलवी साहब भी लाए। उन्होंने दम किया, तावीज किए, अमल किए। हर बार 3-4 दिन सब ठीक रहता, आवाजें कम हो जाती, फिर वापस शुरू। फिर एक दिन उन्हें एक आमिल का पता चला। बुजुर्ग थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। अरफान उन्हें लेकर आए। उस आमिल ने पूरे घर का जायजा लिया। ऊपर गए, नीचे आए, हर कोना देखा। फिर उन्होंने कुछ तावीज़ात निकाले। उन्होंने कहा, ये तावीज़ात तुम्हें 7 दिन तक जलाने हैं, हर रात, एक ही वक्त पर। और ये काम सिर्फ एक ही बंदा करेगा, कोई और नहीं। अरफान ने कहा, मैं करूंगा। उन्हें लगा कि शायद ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। उन्होंने वो बच्चा देखा था, उसे लात मारी थी, तो अब उन्हें ही इसका हल भी ढूंढना था। पहली रात अरफान ने तावीज़ जलाया। जैसे ही आग लगी, उनके कंधों पर ऐसा भारीपन आया जैसे कोई उन पर सवार हो गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। तावीज़ जलता रहा और जैसे ही वो खत्म हुआ, वो भारीपन एकदम से उतर गया। ऐसा लगा जैसे कोई उनसे उतरकर चला गया। 7 दिन तक ये सिलसिला चला। हर रात वही भारीपन, वही एहसास कि कोई उनके साथ है। मगर धीरे-धीरे आवाजें कम होने लगी। बच्चों की हंसी नहीं आई, औरत की बड़बड़ाहट बंद हो गई। 7वें दिन
पूरा सन्नाटा था। कोई आहट नहीं, कोई खटपट नहीं। 10वें दिन अरफान को एक मकान मिल गया, बिल्कुल उसी इलाके में, लेकिन दूसरी गली में। जैसे जादू हो गया। उन्होंने तुरंत किराया तय किया और शिफ्ट होने का फैसला किया। मगर उस घर को छोड़ने से पहले अरफान ने एक काम किया। वो उस वीरान मकान के सामने गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी। उन्होंने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मैंने उस बच्चे को बेइरादा लात मारी है, तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था, मैं डर गया था। डर के मारे की गई गलती कभी-कभी जिन्नात की दुश्मनी का सबब बन जाती है। फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और वहां से चले गए। अगले दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। सारा सामान उठा लिया गया। वो उस गली नंबर 2 के आखिरी मकान से हमेशा के लिए निकल गए। कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर के नहीं होते, उनमें आत्माएं भी बसती हैं, और उनका डर बरसों तक पीछा नहीं छोड़ता। नए घर में सब कुछ ठीक था, सन्नाटा था, सुकून था, मगर अरफान की नींद में वो लौट आता था। रात को सपने आते, वही काला बच्चा, वही औरत, उनकी आंखें, वो खोखली हंसी। कभी कभी अरफान रात को चीख कर उठ जाते, पसीने से तरबतर। धीरे धीरे ये सपने कम हुए, फिर बंद हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि आखिरकार उन्हें निजात मिल गई। लेकिन अरफान कहते हैं कि आज भी जब कभी वो मलीर की उन गलियों से गुजरते हैं, तो उस घर की तरफ देखने से डरते हैं। और कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें लगता है जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, अरफान। तो दोस्तों, ये थी अरफान की दास्तान। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिन्नात से भिड़ना इंसान के बस की बात नहीं। अगर वो अपना रास्ता दिखा दे, तो समझ लो तुम बच गए। जब भी कोई नया घर लेना या किराए पर लेना, तो अच्छी तरह छानबीन कर लिया करो। पुराने मकान, वीरान मकान, जिनके बारे में लोग कुछ कहते हों, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। और हाँ, अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहो। अगर आपको आज की ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो, तो खौफनाक स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस डरावनी दुनिया में खो जाएं।